वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग अपना अच्छे से तैयारी करते रहिए। मैं डेली आपके लिए न्यू क्वेश्चन लाती रहूंगी। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद ए द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी, बी गोल, सी स्टेट फ्रॉम द हार्ट, डी द रेस ऑफ माई लाइफ। इसका सही जवाब है गोल। मेजर ध्यानचंद के बारे में और कुछ बातें। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम गोल है। यह किताब 1952 में स्पोर्ट एंड पास टाइम मद्रास ने प्रकाशित की थी। 261 पन्नों की इस किताब में ध्यानचंद ने अपने हॉकी सफ़र के बारे में बताया है। साथ ही उन्होंने खेल के दौरान की यादों के साथ साथ खेल की तकनीक से जुड़े सुझाव भी दिए हैं। मेजर ध्यानचंद के बारे में कुछ और बातें। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद, प्रयागराज में हुआ था। उनका असली नाम ध्यान सिंह था। उनके साथियों ने उनके नाम के पीछे चंद लगा दिया था क्योंकि वे रात में चंद्रमा की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ध्यानचंद ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 400 से ज्यादा गोल किए थे। ध्यानचंद के जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1956 में ध्यानचंद को पद्म भूषण से सम्मानित किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह कौन सा राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था? विच वॉज द फर्स्ट स्टेट अगेंस्ट विच अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड? ए मेवाड़, बी गुजरात, सी दिल्ली, डी बंगाल। इसका सही जवाब है गुजरात। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर अपना पहला सैन्य अभियान चलाया था। यह अभियान 1299 से 1304 के बीच चला था। अलाउद्दीन खिलजी के कुछ और आक्रमण और उनके परिणाम ये रहे। रणथंभौर पर आक्रमण 1301 में, चित्तौड़ पर आक्रमण 1303 में, मालवा पर आक्रमण 1305 में, सिवाना पर आक्रमण 1308 में, जालोर पर आक्रमण 1311 में, देवगिरी पर आक्रमण 1307 में, तेलंगाना पर आक्रमण 1303 में, वारंगल पर आक्रमण 1310 में, द्वारसमुद्र पर आक्रमण 1311 में। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय अपने सेनानायक मलिक काफूर के जरिए कराई थी। अलाउद्दीन खिलजी राजवंश का दूसरा और सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस फाइबर रेशे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? विच फाइबर इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर? ए कपास, बी जूट, सी रेयॉन, डी ऊन। इसका सही जवाब है जूट। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। अपने चमकीले भूरे रंग के कारण इसे प्राचीन फाइबर के रूप में जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। श्रीलंका की मुख्य फसल कौन सी है जिस पर यह देश आत्मनिर्भर है? What is the main crop of Sri Lanka on which the country is self-sufficient? A. चावल, B. गन्ना, C. कोको, D. रबर। इसका सही जवाब है चावल। श्रीलंका की मुख्य फसल के बारे में और कुछ बातें। श्रीलंका में चावल की खेती मुख्य रूप से की जाती है और इस पर यह देश आत्मनिर्भर है। श्रीलंका में चावल की खेती महा और याला मौसम के दौरान की जाती है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम स्थान है और यहाँ की कृषि ज़्यादातर व्यावसायिक है। श्रीलंका की कुछ और मुख्य फसलें ये रही: काली मिर्च, दालचीनी, कहवा, केला, अनानास, पान, सुपारी, गन्ना, कोक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कैल पोलोड उत्सव मनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स सेलिब्रेट्स कैल पोलोड फेस्टिवल? ए नाग, बी मीना, सी भील, डी कोडवा। इसका सही जवाब है भील। भील जनजाति के बारे में और कुछ बातें। कैल पोलोड उत्सव भील जनजाति मनाती है। भील जनजाति होली के दौरान गोल गधेड़ों उत्सव भी मनाती है। यह उत्सव युवा भील महिलाओं द्वारा मनाया जाता है और भगोरिया उत्सव का हिस्सा है। भील जनजाति पश्चिमी भारत में रहती है। ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि में पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील का नाम क्या है? What is the name of the world's deepest freshwater lake? A. बैकाल झील, B. पप्लिकट झील, C. विक्टोरिया झील, D. सुपीरियर झील। इसका सही जवाब है बैकाल झील। दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील का नाम बैकाल झील है।
यह रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित है। बैकाल झील के बारे में कुछ और बातें। यह दुनिया की सबसे पुरानी मीठे पानी की झील है। इसकी उम्र करीब 20 से 25 मिलियन साल है। यह दुनिया के मीठे पानी का 20% से ज़्यादा हिस्सा अपने अंदर समेटे हुए है। बैकाल झील की औसत गहराई 744.4 मीटर है, जबकि इसकी अधिकतम गहराई 1642 मीटर है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी झील है। बैकाल झील में कई तरह के जानवर और पौधे पाए जाते हैं। यहाँ बैकाल सील भी पाई जाती है, जो सिर्फ मीठे पानी में रहने वाली सील की एकमात्र प्रजाति है। साल 1996 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भूटान का कितना प्रतिशत क्षेत्र जंगलों से ढका हुआ है? What percentage of Bhutan's area is covered by forests? A. 45%, B. 61%, C. 72%, D. 84%। इसका सही जवाब है 72%। भूटान का लगभग 72% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। भूटान के बारे में कुछ और बातें। भूटान एशिया में स्थित एक हिमालयी देश है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान दुनिया का एकमात्र कार्बन नकारात्मक देश है। भूटान के संविधान के मुताबिक कम से कम 60% वन क्षेत्र को हमेशा बनाए रखा जाना चाहिए। भूटान में 800 मिलियन से ज़्यादा पेड़ पाए जाने का अनुमान है। भूटान के ऊंचे इलाकों में ज़्यादातर लोग रहते हैं। भूटान में कई घाटियां हैं, जैसे हा घाटी और पारो घाटी। भूटान के सबसे ऊंचे स्थान का नाम गंगखर पुएनसुम है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा बिना चढ़े पहाड़ माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) सम्मेलन किस शहर में जनवरी 2025 में आयोजित होगा? In which city will the 18th प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) conference be held in जनवरी 2025? A. पटना, B. लखनऊ, C. मुंबई, D. भुवनेश्वर। इसका सही जवाब है भुवनेश्वर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? What is the height of Kanchenjunga peak of the Himalayas? A. 8,798 मीटर, B. 8,175 मीटर, C. 8,434 मीटर, D. 8,586 मीटर। इसका सही जवाब है 8,586 मीटर। कंचनजंगा के बारे में और कुछ बातें। हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई 8,586 मीटर 28,169 फुट है। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य के बीच की सीमा पर पूर्वी हिमालय में स्थित है। कंचनजंगा पर्वत समूह एक विशाल क्रॉस के आकार का है। इसकी 4 भुजाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में फैली हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की सीमा या उसका नाम बदल सकता है? Who among the following can change the boundary or name of a state? A. राज्य सरकार, B. संसद, C. सर्वोच्च न्यायालय, D. उच्च न्यायालय। इसका सही जवाब है संसद। संसद के बारे में और कुछ बातें। भारत में किसी राज्य की सीमा या उसका नाम बदलने का अधिकार संसद के पास है। संसद 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को मिलाकर नया राज्य बना सकती है। संसद किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके भी नया राज्य बना सकती है। संसद किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है। संसद किसी राज्य की सीमा को बदल सकती है। संसद किसी राज्य का नाम बदल सकती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में संघ में नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के नाम, सीमाओं या क्षेत्रों में बदलाव या संशोधन का वर्णन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार की वर्ष में औपचारिक रूप दिया गया था। द जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड वॉज फॉर्मलाइज्ड इन द ईयर 1. 1991, 2. 1995, 3. 1947, 4. 2002। इसका सही जवाब है 1947। टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता के बारे में और कुछ बातें। टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता GATT पर 30 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1 जनवरी 1948 को लागू हुआ था। इसे जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 23 देशों ने साइन किया था। GATT के बारे में कुछ और बातें। GATT का मकसद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक व्यापार को आसान बनाना और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना था। GATT को 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO में मिला दिया गया। GATT के दौरान कई दौर की व्यापार वार्ताएं आयोजित की गई।
गट के कारण मध्यम वर्ग के ग्राहकों की संख्या बढ़ी और औद्योगिक देशों के साथ व्यापार की मांग बढ़ी। गट अभी भी WTO की आधारशिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? Which university did Harsha provide special patronage to? A. विक्रमशिला, B. तक्षशिला, C. मगध, D. नालंदा। इसका सही जवाब है नालंदा। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण दिया था। हर्षवर्धन एक विद्वान थे और उन्होंने शिक्षा और साहित्य को बढ़ावा दिया। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को अपने कोष से सहायता दी। हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय अपने चरम पर था। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को राज्याश्रय दिया था और इसका प्रचार प्रसार किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ और खास बातें। यह विश्वविद्यालय गुप्त साम्राज्य के समय में उच्च शिक्षा का केंद्र था। यहाँ कई सहस्त्र छात्र विद्योपार्जन करते थे। पाठ्यक्रम में वेद, बौद्ध धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, शहरी नियोजन, चिकित्सा, कानून, खगोल विज्ञान आदि शामिल थे। चीनी यात्री वेनसांग ने भी नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जनगणना अधिनियम बनाया गया और पूरे भारत में लागू किया गया था? In which of the following years the Census Act was enacted and implemented throughout India? A. 1948, B. 1951, C. 1949, D. 1950। इसका सही जवाब है 1948। जनगणना अधिनियम के बारे में और कुछ बातें। जनगणना अधिनियम 1948 को भारत में लागू किया गया था। यह अधिनियम भारत की संसद का एक कानून है। इसके तहत भारत में जनगणना कराने की प्रक्रिया और पद्धतियां तय की गईं। इस अधिनियम के तहत ही भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 में आयोजित की गई थी। जनगणना अधिनियम 1948 से जुड़ी कुछ और बातें। यह अधिनियम भारत या उसके किसी भी हिस्से में जनगणना कराने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम में कई बार संशोधन किए जा चुके हैं। भारत में जनगणना हर 10 साल में होती है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो ने 1872 में जनगणना की अवधारणा शुरू की थी। पहली पूरी जनगणना 1881 में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन में स्थित है। इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन A. खोपोली, महाराष्ट्र, B. तारापुर, महाराष्ट्र, C. नरौरा, उत्तर प्रदेश, D. कैगा, कर्नाटक। इसका सही जवाब है तारापुर, महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन के बारे में और कुछ बातें। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन टैप्स महाराष्ट्र के पालघर जिले के तारापुर में स्थित है। इसका नाम तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन टैप्स है। इसे 28 अक्टूबर 1969 को चालू किया गया था। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की मदद से बनाया गया था। यह भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम NPCIL द्वारा संचालित है। इसमें 300 मेगावाट की क्षमता के साथ 2 रिएक्टर थे। यह एक उबलते पानी के रिएक्टर BWR और दाब वाले भारी जल के रिएक्टर PHWR के प्रकार का रिएक्टर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किस शहर में किया? In which city did Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath inaugurate Lata Mangeshkar Chowk? A. लखनऊ, B. आगरा, C. अयोध्या, D. बरेली। इसका सही जवाब है अयोध्या। लता मंगेशकर चौक के बारे में और कुछ बातें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को दिवंगत गायिका लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के अवसर पर अयोध्या में नवनिर्मित लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नवरात्रि का त्योहार किस हिंदू देवी के सम्मान में मनाया जाता है? द फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच हिंदू गॉडेस? A. देवी सावित्री, B. देवी दुर्गा, C. देवी सीता, D. देवी राधा। इसका सही जवाब है देवी दुर्गा। नवरात्रि का त्योहार देवी दुर्गा के सम्मान में मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री की पूजा के लिए समर्पित होता है। नवरात्रि के दौरान देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ अनुष्ठान भी किए जाते हैं। नवरात्रि के दौरान उपवास करने वाले लोग अनाज, मांस और शराब से परहेज करते हैं। नवरात्रि का त्योहार करुणा, साहस और ज्ञान जैसे गुणों को बढ़ावा देता है।
नवरात्रि के दौरान गरबा जैसे नृत्य किए जाते हैं। नवरात्रि से जुड़ी कुछ और खास बातें। शरद ऋतु में मनाया जाने वाला नवरात्रि सबसे अहम होता है। चैत्र नवरात्रि को वसंत नवरात्रि भी कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि को कश्मीरी पंडित नवरेह, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में उगादि कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्पों में से आंतरिक ग्रह की पहचान करें। आइडेंटिफाई द इनर प्लैनेट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ए शनि, बी बृहस्पति, सी बुध, डी वरुण। इसका सही जवाब है बुध। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह हैं। इन्हें स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। आंतरिक ग्रहों के बारे में कुछ खास बातें। ये ग्रह सूर्य के करीब होते हैं और क्षुद्र ग्रह बेल्ट के अंदर स्थित होते हैं। ये छोटे और चट्टानी होते हैं। इनमें अपेक्षाकृत ज्यादा घनत्व होता है। इन ग्रहों में बहुत कम चंद्रमा होते हैं या फिर कोई चंद्रमा नहीं होता। इन ग्रहों में बाहरी ग्रहों की तरह छल्ले नहीं होते। ये ग्रह सूर्य और अन्य तारों के समान पदार्थ से बने हुए हैं। ये ग्रह जीवन के लिए उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि ये बहुत गर्म या बहुत ठंडे होते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को बाहरी ग्रह कहा जाता है। ये ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में आकार में बड़े होते हैं। इनके चारों ओर एक वलय प्रणाली होती है और इनमें बहुत सारे चंद्रमा होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नूरजहां का मूल नाम क्या था? What was the original name of नूरजहां? ए. जाबुन्निस्सा, बी. फातिमा बेगम, सी. मेहरुन्निस्सा, डी. जहारा। इसका सही जवाब है मेहरुन्निस्सा। मेहरुन्निस्सा के बारे में और कुछ बातें। नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निस्सा था। नूरजहां मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी थी। उनका जन्म 31 मई 1577 को अफगानिस्तान के कंधार में हुआ था। नूरजहां मुगल काल की एक महारानी थी और भारत के इतिहास में जहांगीर की सबसे पसंदीदा पत्नी के तौर पर जानी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय युवा दिवस या युवा दिवस भारत में किस मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे और युवा दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे इन इंडिया? ए. 14 अप्रैल को, बी. 12 जनवरी को, सी. 26 नवंबर को, डी. 26 जनवरी को। इसका सही जवाब है 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान विचारक, दार्शनिक और सामाजिक सुधारक स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने साल 1984 में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में कुछ और खास बातें। इस दिन को विवेकानंद जयंती के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन देश के युवाओं का सम्मान करने और उन्हें स्वामी विवेकानंद के विचारों और दर्शन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का दिन है। इस दिन देश के सतत विकास लक्ष्यों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस दिन स्कूल और कॉलेज में थीम के साथ प्रतियोगिताएं रखी जाती है। इस दिन बच्चे स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचारों के बारे में बताते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ खास बातें। उनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे वेदांत के एक प्रभावशाली और विख्यात आध्यात्मिक गुरु थे। 25 साल की उम्र में ही उन्होंने सांसारिक मोह माया त्याग दी थी और सन्यासी बन गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वस्तु में फाइबर की उच्च मात्रा पाई जाती है? Which of the following items contains high amount of fiber? A. साबुत अनाज, बी. अंडा, सी. मछली, डी. दूध। इसका सही जवाब है साबुत अनाज। इनमें से कई चीज़ों में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। दालें और बीन्स जैसे मूंग दाल, चना, राजमा और लोबिया। साबुत अनाज या अनाज से बनी ब्रेड, छिलके सहित आलू, पॉपकॉर्न, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, चोकर, गेहूं का आटा, एवोकाडो, नाशपाती। फाइबर शरीर के लिए जरूरी कार्बोहाइड्रेट है जो पाचन में मदद करता है। फाइबर से हमें पोषण नहीं मिलता। फाइबर की मात्रा बढ़ाने के लिए आप इन चीज़ों को खा सकते हैं: साबुत गेहूं का पास्ता, बलगर गेहूं, भूरे चावल, बेक्ड आलू, उबले हुए नए आलू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? In which of the following year was the All India हरिजन सेवक संघ established? A. 1928, B. 1932, C. 1942, D. 1919। इसका सही जवाब है 30 सितंबर 1932। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को हुई थी।
इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। यह एक गैरलाभकारी संगठन है। इसका मुख्यालय दिल्ली के किंग्सवे कैंप में है। इस संगठन की स्थापना के पीछे मकसद था भारत में अस्पृश्यता को खत्म करना, हरिजन या दलित लोगों के लिए काम करना, भारत के वंचित वर्ग का उत्थान करना, समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग, खासकर दलित समुदाय के कल्याण के लिए काम करना। महात्मा गांधी ने 7 नवंबर 1933 से देशव्यापी हरिजन अभियान चलाया था। इस अभियान की शुरुआत सेवाग्राम आश्रम से हुई थी। उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया था। उनका मकसद लोगों को दलित उत्थान, अस्पृश्यता निवारण और सभी के कल्याण के प्रति जागरूक करना था। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।